Modi Saab is not an ordinary leader, he is an extraordinary leader. Extraordinary leader. मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर. भारत इज अ राइजिंग पावर. आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं. आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठ के. भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काठ देखा जाए, इस वक्त उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जबकि इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर. तो फिर भारत का असर सोख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा. इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय. और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है. ये चीजें हैं, इसके बगैर आगे नहीं हो सकता. लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है. दोस्तों, अभी तो पार्टी शुरू हुई है. अभी तो भारत की ऊंचाइयां देख देख के दुनिया अभी से परेशान है. अभी तो शुरुआत की है दोस्तों. भारत शुरू से ही विश्वगुरु रहा है. ये तो हिंदुओं को, सनातनियों को दबा दिया गया था, क्योंकि अंग्रेजों को ये बात पता लग चुकी थी कि भारत बहुत आगे है. आप सोचिए, आज से 400-500 साल पहले अंग्रेज आए थे, तभी उन्होंने देख लिया था कि भारत कितने आगे है. हमारे गुरुकुल के अंदर जगह जगह कितनी शिक्षाएं दी जाती थी, कितने गुरुकुल खुले हुए थे, और क्या क्या चीज़ें थी, ये सारी दुनिया जानती है दोस्तों. तो ये जानते थे कि जिस दिन ये सनातनी दोबारा जाग गए, ये पूरी दुनिया पे राज करेंगे. और ये मोदी जी अच्छी तरह से जानते हैं कि भारतीय सनातनियों को कैसे जगाना है, और उन्होंने जगा दिया. और आप देख लीजिए, चंद सालों में भारत कहाँ से कहाँ पहुँच गया है. तो अगले 10 सालों के अंदर, अभी मैं लिख के देता हूँ दोस्तों, हम चीन को पीछे छोड़ देंगे. आप देखिएगा, वक्त बता देगा ये. अगर मैं झूठ कह रहा हूँ तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. साजिद साहब, एक बहुत बड़ी खबर जो इस वक्त हर तरफ चल रही है, और वो ये है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब पहुंच चुके हैं अमेरिका. और अमेरिका में उनको रिसीव किया गया. उनके जो इंडियन यहाँ पर एम्बेसडर हैं, उन्होंने उनको रिसीव किया. उनके साथ और भी जो अथॉरिटीज थी वो भी मौजूद थी एयरपोर्ट पर. बड़ी सख्त सर्दी है सर, लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये दौरा बहुत अहम है, क्योंकि इसमें इंडिया और अमेरिका के जो रिलेशंस हैं वो और भी ज्यादा हाई अप होने जा रहे हैं. और कुछ ऐसे एजेंडा भी है जिसके पर बातचीत होगी. कह रहे हैं कि ट्रेड बड़ी ज्यादा हो जाएगी. कि एक तरफ हमने ये देखा कि जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उन्होंने नमस्ते करके उनको गुड बाय कहा मोदी साहब को एयरपोर्ट पर, और यहाँ पर अमेरिका में उनको रिसीव किया गया है. सर, ये कितना सिग्निफिकेंट विजिट देख रहे हैं आप मोदी साहब का अमेरिका का? देखिए, अमेरिका का दौरा वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ पे बात हो रही है ट्रंप मोदी रोमांस की. उसकी वजह यह है, वाकई मैं इसमें कह सकूंगा कि ये रोमांस उनके दरमियान है, इसमें कोई शक नहीं है. क्योंकि डोनाल्ड, जब ये पिछले टर्म्स के अंदर हाउडी मोदी हुआ था, यहां पे 50,000 लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे सितंबर 2019. और वहां पे मोदी साहब ने एक फिक्रा कहा था जिसकी बाज़गश्त बड़ा अरसा रही थी. अब की बार ट्रंप सरकार, तो रोमांस तो उनके दरमियान है. फिर उसके जवाब में मोदी साहब ने इनको इनवाइट किया, भारत की इन्होंने दावत दी. और फिर वो डोनाल्ड ट्रंप साहब यहां से गए अहमदाबाद, और 1 लाख लोगों ने वहां पे डोनाल्ड ट्रंप साहब को रिसीव किया. और वहां पे उस इवेंट का नाम था नमस्ते ट्रंप. तो रोमांस तो उनके दरमियान मौजूद है, इसमें कोई शक नहीं है. मोदी साहब इज नॉट एन ऑर्डिनरी लीडर, ही इज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर. एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीडर. मैं इस चीज के हक में होता हूं, हमेशा कहता हूं कि मोदी इज अ नेशनलिस्ट लीडर. और मैं हमेशा ये कहता हूं, पाकिस्तान को भी एक नेशनलिस्ट लीडर की जरूरत है. आधे लीडर की जरूरत नहीं है जिसका आधा पांव पाकिस्तान में एक टांग हो और दूसरी टांग दुबई या लंदन में हो. हमें ऐसा लीडर नहीं चाहिए. इसीलिए आपका और भारत का कंपैरिजन नहीं बनता. आपकी डेस्टिनेशन अब जो है वो काबुल की तरफ है. आपको सिर्फ अब अफगानिस्तान के साथ कंपेयर किया जा सकता है. इस वक्त अगर देखा जाए तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन के अंदर दो कौमों का अरूज नजर आ रहा है, एक ज्यूइश और दूसरे भारतीय. और उसके पीछे सीक्रेट क्या है? तालीम है, इनोवेशन है, विल है, डेडिकेशन है.
ये चीजें हैं, इसके बगैर आगे नहीं हो सकता। लेगेसी का लोगों को शौक है, जो कि जहां से मैं हूं वहां इन चीजों का बिल्कुल फुकदान है। लोगों को तालीम अभी तक, मुझे आज किसी ने क्वेश्चन किया किसी चैनल पे कि पाकिस्तान में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुस्तकबिल क्या है, तो मैंने एक सिंपल जवाब दिया था, जहां लोग अभी जिन्नात में और काले जादू में और काले बकरों में बिलीव करते हो, उनको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जरूरत नहीं होती। भारत इज अ राइजिंग पावर। आप लोग अभी तक दूसरी दुनिया के टुकड़ों पे पल रहे हैं। आपका बजट और फॉरेन पॉलिसी आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में बैठ के। भारत का इस वक्त अगर देखा जाए तो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भारत का कद काट देखा जाए, इस वक्त उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो छोड़े, जबकि इंटरनेट सारी के अंदर उनकी पार्टिसिपेशन, माइक्रोसॉफ्ट, सुंदर पिचाई अगर देखें वो भी भारत के वो थे वहां बोलने वाले स्पीकर। तो फिर भारत का असर रसूख इस इंडस्ट्री के अंदर और फ्यूचर के अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। बल्कि मैं हमेशा आपको बार बार ये कहता हूं, चीमा साहब, भारत इजराइल को भी क्रॉस कर रहा है, क्योंकि अपनी पॉपुलेशन की वजह से, और फिर दूसरा उसकी वजह एपेटाइट टू ग्रो, और फिर एजुकेटेड यूथ जो है, मिडिल क्लास, उससे अगले लेवल पे जा रहे हैं। मैं उस पर अर्ज करना चाहूंगा कि मैं कई अल्फाज भूल नहीं पाता। इस वक्त भी जब यहाँ पे नेतन्याहू साहब आए प्रेसिडेंट ट्रंप को मिलने के बाद, जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की या स्पीच दी, तो उसमें भी उन्होंने कहा कि हम आज जो जंग लड़ रहे हैं इसमें तजर्बात कर रहे हैं, और जो सिस्टम हम आगे नए बनाएंगे वो हम अमेरिका के साथ शेयर करेंगे। हमें सिर्फ अमेरिका की जरूरत नहीं है, अमेरिका को भी हमारी जरूरत है। तो वो जो सिस्टम्स के साथ अंदर जिस तरीके से इजराइल चीजें बनाता है, जिस तरह उनका वहां पे हर स्टार्टअप का इस वक्त गढ़ बन चुका है इजराइल। और आपको पता होना चाहिए कि इजराइल के अंदर भी बहुत बड़ी तादाद भारतीय टेक्नोक्रेट्स की है। टेक्नोक्रेट्स, मैं लेबर की बात नहीं करूंगा, टेक्नोक्रेट्स की बात। अब यहां पे डिस्कस हो रहा है जी F-35 मांगे जाएंगे, लेकिन F-35 वो नहीं देंगे, F-10 देंगे। लेकिन देंगे क्या? पहले तेजस के इंजनों का ऑर्डर दिया गया है, वही अभी तक डिलीवरी नहीं। देखिए, कागज पेपरों में हम F-35 अभी दे देंगे आपको, जितने मर्जी ले, बनाएगा कौन? ऐसा सवाल है, सप्लाई चेन ही नहीं है। और वो नहीं चीमा साहब, सप्लाई चेन नहीं। अमेरिकन बच्चे जो हैं वो 12 साल ओबामा साहब ने कोशिश करके उनको गांजे पे लगाया मरवाने, वो सारे मरवाना पी रहे हैं। स्कूलों के अंदर सोशल साइंसेस पढ़ रहे हैं, स्टेम सब्जेक्ट, गोरा बच्चा, काले तो खैर उनके तो ख्वाहिश ही नहीं ना, उनको तो घर में बिठा के। वो कहते हैं इनोवेशन में तो आज भी अमेरिका आगे है। तो इनोवेशन में नहीं चीमा साहब, इनोवेशन में आगे नहीं, इनोवेशन में अमेरिका आगे है, लेकिन अमेरिकन आगे नहीं है। अमेरिकन आगे होते तो मुझे ये बताएं, इलान मस्क साउथ अफ्रीका से यहाँ आके क्या करता? सुंदर पिचाई वहीं ना रहता मुंबई के अंदर। तो ताड़ साहब, सुंदर पिचाई और एलन मस्क सारा कुछ अमेरिका में कर सके हैं ना, वहां तो नहीं कुछ कर सके। लेकिन करेंगे ना, आगे कर हैं, डीएनए वही। चीमा साहब, इनके बच्चे ये F-35 बनाने के सलाहियत रखते, तो मुझे ये बताएं ना कि ये आपका कृष्णन को डोनाल्ड ट्रंप साहब क्यों हायर करते यहाँ पे व्हाइट हाउस में? जो डोज के अंदर जो इलान मस्क है, उसने आकाश को हायर कर लिया चीमा साहब। आकाश, उसमें 6 बंदे थे, 6 में एक आकाश है, 22 साल का बच्चा है। चीमा साहब, दर हकीकत मैं ये जरूर कहूंगा, अमेरिका ब्रेन ड्रेन करने का बड़ा एक्सपर्ट है, आज से नहीं कर रहा है, 100 साल से करता रहा है ना ब्रेन ड्रेन। लेकिन आइंस्टाइन भी तो जर्मन था ना, यहूदी था, उसने भी यहां आके सारा कुछ किया। ये मैं बात करता हूं, अमेरिका आ गया, अमेरिकन नहीं है, ये मैं जरूर मानता हूं बात। ये एनवायरमेंट ऐसी है क्रिएट, लेकिन ये डेफिशिएंसी है, डेफिशिएंसी। ये कितना अरसा होता रहेगा ये सारा?